अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। पीटीआई के 3 साला हुकूमत के दौरान चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फराह गोगी की करप्शन के होशरबा इंकशाफात सबके सामने आ गए हैं। फरत शहजादी उर्फ फराह गोगी, जिनकी कहते हैं ना अजब करप्शन की गजब कहानी ने आज सबको हैरान और परेशान करके रख दिया है। ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4000 मिलियन से जायद रुपए का उनमें जो इजाफा हुआ है उसने सबको हैरान और परेशान कर दिया कि आखिर ये इजाफा कैसे हुआ। फराह गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को उन्होंने खुद तस्लीम किया था, जबकि इसके अलावा गैर ज़ाहिरी असासे जो उनके थे वो 3825 मिलियन रुपए थे। इसके साथ अगर आगे बढ़ते चलें तो सिर्फ 3 सालों में इन असासों के अंदर 420% इजाफा हुआ, जबकि गैर ज़ाहिरी असासों के अंदर 15,000% तक ये इजाफा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ फराह गोगी के एहसासे हैं जिन पे बात की जा रही है। अभी इनमें इनकी फैमिली के लोग शामिल नहीं हैं, इनके हस्बैंड भी शामिल नहीं हैं, और वो तमाम कंपनीज जिसके अंदर वो हमें नजर आती हैं उन कंपनीज का नाम आपको बताती चलूं, जिसमें गौसिया बिल्डर्स, अल बुराक हाउसिंग एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है, अलमाज डेयरी एंड प्रॉपर्टीज के नाम से कंपनी है, दयान प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा सेनेटोरिया हॉस्पिटल भी इसमें शामिल है। फिर यहाँ तक बात नहीं रुकती है, करप्शन का सिलसिला मजीद आगे बढ़ता है। जुलाई 2021 में हम देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी टाइकॉन से उन्होंने उनकी हाउसिंग स्कीम में 240 कनाल ज़मीन भी ली, और ज़मीनों का सिलसिला बहावलपुर, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला से भी आगे बढ़ता चला नजर आता है, जिसमें ज़री ज़मीनें भी शामिल हैं और कमर्शियल प्लॉट्स भी शामिल हैं। सिर्फ दास्तान पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहती है, इसमें बाहर भी हमें कुछ चीज़ें और नजर आती हैं। बैरून मुल्क क्या होता है, वहाँ इनके हस्बैंड एक जाली डॉक्टर बनकर, वो भी स्टार गोल्ड डॉक्टर बनके यूरो प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर की जॉब करते हुए नजर आते हैं। यानी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ, किस्सा मुख्तसर अगर बात की जाए तो उनके तमाम तर जो साथी हैं, करीबी साथी, वो हमें करप्शन में नजर आते हैं। अब ये वही चेयरमैन तहरीक इंसाफ है जब खुद वजीर आजम थे तो ये कहा करते थे कि अगर उनके करीब मौजूद, अगर उनके वफ्द में जो लोग शामिल हैं, उनकी काबीना में जो लोग शामिल हैं, अगर उनके सासों में इजाफा हो रहा है तो समझ जाएं कि वजीर आजम भी कहीं ना कहीं जरूर करप्ट जरूर है। तो आज इस पे बात करने के लिए हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं, एनालिस्ट पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नौशाद अली साहब, आजम चौधरी साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। नौशाद साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी कि कल के प्रोग्राम में हमने देखा कि हमारे साथ बैरिस्टर गौहर शामिल थे, और जब मैंने उनसे ये कुछ मासूमाना सवाल पूछे रिगार्डिंग उस्मान बुज़दार, फराह गोगी और उनकी अहलिया जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की एहलिया बुशरा बीबी के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि ये तो साजिश हो रही थी, शायद उन्हें कोई लग रहा था कि किसी ने तखरीब कारी की है। तो ये जो आज मैंने बड़े महदूद वक्त में बड़ी महदूद चीज़ों को डिस्कस करके बता दिया, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है आपका प्रोग्राम तहकीकाती इदारे सुन रहे थे, उन्होंने कहा यार ये फ़ाइज़ा बुखारी साहिबा ने इतने बड़ा इंकशाफ किया है, इसको ज़रा सबूत के तौर पर सामने ले आया जाए। आप कहती हैं अजब करप्शन की गजब कहानी। हाँ जी। हमारे एक दोस्त थे राना मुदस्सर, वो शिफ्ट इंचार्ज हुआ करते थे, वो इसको उलट पढ़ते थे। वो कहते थे गजब करप्शन की अजब कहानी। अजब कहानी। अब ये गजब करप्शन इसलिए है कि इसमें जो इसका वॉल्यूम आपने दिया है, वैसे तो आपने बड़ा महदूद कर दिया है जितनी खबर आई है, लेकिन ये कोई इसी खबर में एक जगह पे ना वो कहते हैं कि 102 अकाउंट्स यानी 102 अकाउंट्स का पता लगाया गया है। 14.5 अरब रुपया जितने आपने बताए हैं जी। वो, और साथ 14.5 अरब रुपए तक की मालियत है। अब मेरी राय क्या है? मेरी राय है, देखिए जितना अरसा हमने देखा यहाँ बुज़दार साहब का टेन्योर था और जो कुछ यहाँ हो रहा था, कल मैंने उसका रेफरेंस भी आपको दिया था कि करप्शन के जो हालात थे, फ्रंटमैन जो है ना वो कभी एक नहीं होता। ना सिर्फ फ्रंटमैन होता है, फिर फ्रंटमैन के आगे फ्रंटमैन होते हैं, बहुत सारे फ्रंटमैन या वुमेन काम कर रहे और फिर उनके आगे भी होते हैं। ये हर टीयर पे फ्रंटमैन होते हैं, हर सतह पे होते हैं। तो ये पता नहीं कितने लोग इसमें जुड़े हुए थे। हमने तो इवन कोई अगर चॉइस बुरा ना माने तो 1-2 सहाफ़ियों की भी करीब होने की इतलात आई। प्लस ये है कि इसके अलावा जो आपके गवर्नमेंट सर्कल में लोग होते हैं, जो फैसिलिटेटर्स होते हैं, ये एक बड़ी लंबी जो है ना एक नेटवर्क डेवलप होता है जिसके ज़रिए इस सतह की करप्शन मुमकिन हो पाती है। अभी तो ये आपके सामने सिर्फ वो कहते हैं ना टिप ऑफ द आइसबर्ग सामने आया है। अच्छा, अब मामला ये है, आपने एक रेफरेंस दिया है कि इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई ये कहा करते थे कि जिस शख्स के एसोसिएट ऐसे हों वो खुद भी यकीनन इसी तरह का होगा।
अच्छा, आज से 5 साल पहले जब हम इस तरह की गुफ्तगू करते थे, हम जब सवालात उठाते थे कि जनाब एक शख्स है जिसकी कोई इनकम नहीं है जी, वो लैंड क्रूजर पे पूरे पाकिस्तान के दौरे करता है, ठीक है, अब उसका खर्चा कौन उठाता है? जी, फिर उसके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, फिर उनका खर्चा कौन उठाता है? फिर अब बात आई 400 कनाल ज़मीन का मामला आ गया बनी गाला। अच्छा, वो बनी गाला जो था, वो बेचारे प्लानर्स जो टाउन प्लानिंग करने वाले होते हैं या सीडीए के लोग थे, उन्होंने बनाया था कि इस्लामाबाद के अंदर ना सब्जियां और फल और गोश्त ये सस्ते दामों वहाँ पे ना फार्म हाउसिंग की जाए ताकि ये बनाया जाए। ये उस स्कीम के तहत ये ज़मीन हासिल की गई। फिर उस मज़े की बात क्या है, मैं हैरान हो गया था उस दिन जिस दिन ये पता चला कि ऑन द रिकॉर्ड ये कहा गया कि ये जो बेनामी ज़मीन खरीदी गई है जी, उसके लिए जो पैसा आया है वो पैसा जो है ना वो इसलिए बेनामी ज़मीन खरीदी गई है कि टैक्स एवेड किया जाए। एंड इंटरेस्टिंग बात यह कि आज तक उस टैक्स एवेजन का केस नहीं बना जी, सिर्फ इसलिए कि वो जो मामलात सारे थे वो हमारे साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने उनको दबा दिया, उस पर मट्टी डाल दी या जो भी किया, ये उनका फैसला था और उन्होंने उनकी ज़मीन को रेगुलराइज भी कर दिया, बावजूद इसके कि वहाँ पे किसी गरीब का मकान गिर गया जी, बहुत से मकान गिर गए थे इसी एक मामले के अंदर। अब मुझे ये समझ नहीं आती, मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं अगर टैक्स चोरी करूँ, फ़र्ज़ करें तो चोर तो मैं हूँ, बिल्कुल है, फिर तो जाहिर सी बात है, कोई भी करे, चोरी तो चोरी है और चोरी आने की भी है और लाखों की भी है और करोड़ों की भी है। सो फिर ये जो कॉन्सेप्ट था कि नहीं जी वो सादिक और अमीन और कैसे डिक्लेयर करवाया गया और कैसे उस पर बात की गई और उसके बाद सारी दुनिया चोर है। अब आप देख रहे थे ये बयानिया जो हमने अभी कुछ अर्से पहले देखा कि जी सारे चोर हैं माँ सिवाय हमारे साथ जो है वो ठीक है, बाकी सारे चोर हैं। फिर हमने वॉशिंग मशीनें भी देखी, फिर हमने धुलते भी देखे, लोग अब भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। यहाँ आगे वो पाक साफ हो गए। ये जो मसला है ना, मजे की बात यह है कि हर दौर में फरागोगियाँ होती हैं, ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है। ये अब आप कहें कि जी मेरा बात करने का मकसद ये है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के टेन्योर में ऐसा हो रहा था, नहीं ऐसा नहीं, ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहा इस तरह का। हमने देखा कि किस तरह से एक नामवर मॉडल जो है वो भी सामने आई। फर्क सिर्फ ये है कि प्राइम मिनिस्टर को आके किसी ऐसे शख्स को जो इस तरह का जिस पे इल्जाम लग जाए, मैं नहीं कहता कि मुजरिम हो, लेकिन उसको फिर डिफेंड नहीं करना चाहिए था। जब आप रियासत मदीना के दावेदार हों तो फिर ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ भी हमने देखा और फिर मजे की बात यह है कि हम आज भी ये कहते हैं कि सदाकत भी है, ईमानदारी भी है और फिर मसीहा भी है और पता नहीं क्या क्या है। अब मैं आज़म चौधरी साहब की तरफ बढ़ती, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, फिर आपकी तरफ आते हैं। आज़म साहब, हमने देखा कि हम करप्शन को ख़त्म करना है और ये एक बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कि अवाम में इंतहाई मकबूल तरीन रहा और लोग ये बात करते रहे कि एटलीस्ट सादिक और अमीन यहाँ पर फिट बैठता है। आपके फ्रंट मैन जो हैं वो आपके साथ हैं, वो करप्शन में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। फिर एज अ प्राइम मिनिस्टर आपको ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई थी कि आपने एक खातून को और उसके अहल खाना को डिफेंड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली? क्या वो आपके पोर्टफोलियो को सूट करता था कि आप उस वक्त ये हरकत करते? और फिर जिन बातों का जिक्र मैंने कल गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी किया कि मुबैना कुछ ऑडियोज़ थी, कुछ इंकशाफात थे, कुछ रिपोर्ट्स थी जो उस वक्त उस चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब वज़ीर आज़म थे उनको बताई जा रही थी तो वो उस पर नाराज़गी का इजहार कर रहे थे। आज कैसे डिफेंड करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फादर। अपने 30-32 साल कैरियर में मैंने करप्शन की बड़ी कहानियाँ सुनी, बड़ी देखी। जितनी सियासी जमातें आई हैं, जितनी हुकूमतें आई हैं, हर हुकूमत के साथ ऐसी कहानियाँ जुड़ी हुई थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शायद हम बहसियत कौम और ये स्टेट इन करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ हम कुछ करना नहीं चाहते, क्योंकि आज तक सिर्फ स्टोरियाँ सुनी है। नैब के नए नए अदारे बनते टूटते, नए बनते, उनमें तरामीम होते हुए देखी हैं, लेकिन ये करप्शन करने वाले लोगों को आज तक सज़ा होते हुए हमने नहीं देखा। ये कोई ऐसी वॉशिंग मशीनें लगी हुई है पाकिस्तान में, जितनी करप्शन करते हैं उस वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, फिर उसके बाद वो अगर उस वॉशिंग मशीन में धुले तो, वरना अदरवाइज बहुत बड़े उसके बाद नीट एंड क्लीन होकर बाहर आ जाते हैं। ये माजी की हुकूमतों में भी, निशात साहब ठीक कह रहे हैं, माजी की हुकूमतों में भी, सियासी पार्टियों में हमने देखा, इस हुकूमत में भी हमने देखा साहब का। अब देखें, जब बुज़दार यहाँ पे चीफ मिनिस्टर था उस वक़्त क्या कुछ नहीं हो रहा था। लोग बार बार निशानदेही भी करते थे, पोस्टिंग ट्रांसफ़र में करप्शन हो रही है, ज़मीनों की करप्शनें हो रही हैं, और ये जो फरागोगी वगैरह इस किस्म के जो एलिमेंट्स होते हैं सियासी पार्टियों के, ये नॉन इलेक्टेड लोग होते हैं, ये सिर्फ आते इसी एजेंडे पे है, हमने लूटमार करनी है और अपना उल्लू सीधा करके निकल जाना है। अगर आपने कहा है कि 2017 से पहले 950 मिलियन
उनके सासे थे। उससे चंद साल पीछे जाए तो वो तो एक मुलाजमत पेशा खातून थी जो किसी कंपनी में छोटी सी मुलाजमत करती थी। वो 950 मिलियन कैसे बने? तो अल्लाह ने उनके रिस्क हलाल में बरकत डाल दी। हमें उसको भी खंगालना पड़ेगा कि वो 950 मिलियन कैसे बन गए। उसके बाद ये साल 1.5 साल के अंदर वो 950 से वो 4,000-5,000 मिलियन के करीब वो पहुंच गए उनके एहसासे। भी ऐसी जादूगरी तो मेरा ख्याल है कम लोगों को आती है। अब ये हैं कौन? आप फराह गोगी का इतना तमाशा है, इतना सारा कुछ है, उनके इतने स्कैंडल, वो हैं कौन? उनके खामद देखें, एहसन जमील गुजर, मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं, एक चौधरी इकबाल, उनके साहबजादे हैं। अच्छा, वो भी वैसे अच्छा, पहले उधर से शेल्टर डॉक्टर बने हुए थे। पहले उधर से शेल्टर था मुस्लिम लीग नून का, उसके बाद शेल्टर आ गया पीटीआई का। जब उन्होंने देखा कि हालात खराब हो रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन पकड़ा, जो तस्वीरें भी आपने देखी हैं, उसके बाद मियां बीवी बाहर भाग गए। अब ये जो असासे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये पाकिस्तान के अंदर है। जिन 102 अकाउंट्स का निशात साहब जिक्र कर रहे हैं, या हम 4,500-5,000 हज़ार मिलियन की यहाँ पे, ये पाकिस्तान के अंदर है। अभी तो वो असासे सामने नहीं आए जो दुबई में, यूके में या और कई मुल्कों में होंगे। अब आपने एक कंपनी का जिक्र किया कि वहाँ पे डॉक्टर बन के, तो दोनों डायरेक्टर बने हुए थे। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, अब देखना ये फराह गोगी या एहसन जमील गुजर, मुझे इस चीज़ का खदशा है कि कहीं ये ना हो कि ये वापस आए उस वाशिंग मशीन में से गुजरे। जिस तरह थोड़ा सा आप पीछे जरा याद करें ना, 2 ATM हुआ करती थी इमरान खान की, एक जहांगीर तरीन साहब और एक अलीम खान साहब। ये पूरी दुनिया इनको ATM कहती थी। मुस्लिम लीग नून ने तो बड़ा बवेला किया ATM। अब वो ATM भी वाशिंग मशीन से गुजर चुकी हैं। अब उन्होंने अपनी एक वाशिंग मशीन बना ली है। अब जो लोग आ रहे हैं उनकी वाशिंग मशीन से गुजरते हैं, वो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद उनको जनाब कायदा क्लीन चिट मिल जाती है। अलीम खान बरस रहे थे। अब मुझे ये खदशा है कि ये फराह गोगी जो है ना, ये भी आएंगी इसी तरह की एक वाशिंग मशीन से गुजरेंगी, किस्सा परीना बन जाएगा, हम भूल जाएंगे। अपनी वाशिंग मशीन तो नहीं लगा लेंगी, ये खराब लग गई है बड़ी सारी ना, अभी लगाई है ना उन्होंने एक वाशिंग मशीन, हो सकता है ये भी वाशिंग, इतना पैसा है कि नई वाशिंग मशीन भी लग सकती है। एग्जैक्टली, हमने अमूमन ये देखा है कि जब लोगों के कारोबार चलना शुरू होते हैं, वो अपने कारोबार शुरू कर लेते हैं। ना उस प्रॉपर्टी टाइकून का कुछ बिगड़ना है और ना इन लोगों का कुछ बिगड़ना है, क्योंकि अब तो इस कौम का एतमाद खत्म हो गया है कि यहाँ पे करप्शन करने वाले लोगों को कुछ सजा भी मिल सकती है या उनसे रिकवरियां भी हो सकती है। हमने अपने पूरे कैरियर में ये नहीं देखा कि किसी से रिकवरियां हुई हो और जो लूटमार इस मुल्क से की गई है वो कौमी खजाने में वापस आए। ठीक है निशात साहब, आप दोनों जिक्र कर रहे हैं कि बाकायदा वो वॉशिंग मशीन्स वाली कंपनी एक है और उस तरह से आपने बातें की हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान बजाते खुद पर्सनली ये अब जो एक लिस्ट आना शुरू हुई है, इसमें कितना चीज़ों को इनके लिए कितनी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, क्या इनके लिए डिफ़िकल्टी सामने आएंगी? एंड सेकेंडली मैंने देखा था कि कुछ ऑडियोज़ भी लीक हुई थी जो बुशरा बीबी की थी, और ये बड़ी ज़राए की कंफर्म खबरें थी कि जिसमें बताया जा रहा था कि जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर थे तब भी उनको बताया गया कि बुशरा बीबी किस तरह से इन्वॉल्व है तमाम चीज़ों में। उस्मान बाजार के हवाले से बताया जा रहा था। तो अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स रहेंगी? देखिए, प्रॉब्लम्स तो होंगी। ये अभी आजम चौधरी साहब ने बैरून मुल्क का हवाला दिया। आपको याद है वो तोशा खाना के जिसने घड़ी खरीदी थी, जी, उसने कहा था कि मैंने कैश पेमेंट की है। तो वो जो कैश है वो चार्टर तैयारे से आया होगा ना कहीं जी, और किसी न किसी के पास गया होगा। अब ये अल्लाह जानता है, हम तो नहीं जानते, हम तो पता नहीं, हम तो इन लोगों को ना समझ पाते हैं, ना देख पाते हैं, ना ये आम आदमी की तो दस्तरस से बहुत दूर रहते हैं। देखिए, मामला ये है कि जो कुछ सामने आ चुका है, जितनी भी बात हो चुकी है, मेरे ना कहीं जिस तरह आजम साहब ने एक अपने दिल की एक वो जैसे कहते हैं ना धड़कन या धड़का शो किया ना, मुझे भी एक बहुत है। मुझे याद है वो डॉक्टर आसिम का केस, जी बिल्कुल, वो जी 400 अरब 600 अरब 700 अरब, और जब चलान पेश हुआ तो चंद लाख। सो अब ये ना हो कि कल को ये जो आप जिस तरह की रिजर्वेशन आजम साहब की है, मुझे भी ये लगता है कि कहीं पे ये इतना शोर मीडिया को इस तरफ लगा के बड़े अकाउंट्स की बात करके और फिर बाद में पता चले कि वो नज़रिया ज़रूरत की वाशिंग मशीन है एक्चुअली। वो मैं आपकी बात ये कथा कलामी आगे बढ़ाता हूँ। आप 2018 में जाए, 17-18 में मियां नवाज शरीफ और मरियम के ऊपर भी ऐसे ही इल्जाम थे, करप्शन ये वो, एंड पे आगे क्या होता है? कुछ भी नहीं। और मजे की बात है, पनामा, अब आपको बताऊं बड़ी मजे की ये हिस्ट्री है पनामा की। पनामा के जितने केसेस थे जो नवाज शरीफ से मुतल्लिक हैं, वो सारे के सारे
वो फाइलें लाहौर हाईकोर्ट की रद्दी में से निकाल के डॉलरों में बेची गई हैं। ठीक। वो वही केस थे जिनके अंदर से यहाँ एक्विटल हुए हुए हैं और उसका कुछ साबित नहीं हुआ पिछली एक दिहाई के अंदर। वो केसेस रहमान मलिक की एक रिपोर्ट थी बेनजीर दौर के अंदर 90 के अंदर, उनकी बुनियाद पर बनाए गए केसेस थे। मसला ये है, अब ये जब आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं ना, तो आपका कहीं ना कहीं आपको आर्म ट्विस्टिंग और इंजीनियरिंग और ये बातें नजर आनी। प्रॉब्लम ये जो अननेचुरल कोर्स है ना आपके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, इसकी वजह से खराबियां बढ़ती हैं। अच्छा, अब दो प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। एक ये कि जो फराह गोगी जैसे लोग हैं उनकी हिम्मत बन जाती है कि उनको पता है कि हम सिस्टम में आएंगे, सजा नहीं होगी, हम निकल के चले जाएंगे। अगर वो वॉशिंग मशीन किसी नजरिया जरूरत के तहत या किसी वॉशिंग मशीन से निकलेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो आम आदमी है वो ये सोचता है कि यार मेरे जब बिजली का बिल की बात हो तो मेरी जिंदगी आराम हो, गैस की बात हो तो मेरी जिंदगी आराम हो। चीनी माफिया जो है वो आप देखिए 450 अरब रुपए का टीका लगाया गया सर ये चीनी की। ये अभी हालिया जो रिसेंट हम ऑफिशियली प्राइस बढ़ा देते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है, मुल्क में जब कभी भी कोई क्राइसिस आते हैं तो एक आम आदमी पे बोझ पड़ जाता है, बड़े आदमी का कुछ नहीं रहता। तो ये जो चीज है ना, ये जब सेकंड जिसकी तरफ मैं कह रहा हूं, इसका नतीजा बहुत हंगामा खेज, प्रॉब्लमैटिक और समटाइम्स वो ब्लडी होता है। जब इन लोगों को सजाएं नहीं होगी मायूसी फैलेगी कौम के अंदर, जो रिवोल्ट हुआ वो ब्लडी होता है। ठीक है। अच्छा आजम साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसे अब हम जिस सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं, ये तो एक बात होगी कि ये तो सिर्फ एक करप्शन है, इस तरह की कई, जैसे उन्होंने कहा कि फर्क होगी, कई है ऐसी वाली। हम बात कर रहे हैं कि ऐसा सिस्टम भी है कि आप आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप केसेस से भी बरी हो जाते हैं, तमाम चीज़ों से बरी हो जाते हैं। इन चीज़ों की तरफ कौन, इनको कैसे इश्यूज़ को सॉल्व किया जाएगा कि जहाँ पे आप देखें कि हमारा मुल्क इस वक्त किस प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है, यहाँ पे तमाम चीज़ें किस नहज तक पहुँच चुकी हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, अवेयरनेस आपके पास है, एक आम आदमी सब कुछ जानता है। अगर आपने इसी प्रोसेस से गुजार के लोगों को नीट एंड क्लीन वाली चिट देनी है, तो फिर कौन है जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाएगा और कैसे इनको रोका जाएगा? नहीं तो ये कौन सी वॉशिंग मशीन थी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ? ये वही वॉशिंग मशीन है। आप आए, उसमें से गुजरे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप IPPs, आप वो कोई भी ऐसी पार्टी आप वो ज्वाइन करें, आपके सारे केस माफ। तो जनाब फिर एक्शन कौन लेगा और सजा किसको मिलेगी? यही तो बात हम कर रहे हैं कि हमें ये खदशा इस चीज़ का है कि अगर मजीद ऐसे चलाया गया, मुल्क के अंदर इतनी मायूसी फैल चुकी है ऑलरेडी कि जो करप्ट लोग हैं, जो लूट मार में मुलवस हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती नहीं है, वो उसको पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करार दे दिया जाता है। जिस पे जेन्युइन करप्शन के केसेस हैं उनसे भी हमने रिकवरी होती हुई नहीं देखी, उनको भी हमने सियासत की नज़र होते हुए उन केसों को देखा है, वो सारे बाहर आ जाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। आज इस्टेब्लिशमेंट का मूड चेंज हो जाए, चीज़ें सारी चेंज हो जाएंगी। आज मूड खराब है तो चीजें कुछ और है, भाई इसको बदलना पड़ेगा। आपकी नजर में इसका क्या हल होना चाहिए? ये है कि देखिए दुनिया में ऐसा नहीं कि व्हाइट कॉलर क्राइम कहीं नहीं हो रहा, ऐसा भी नहीं है कि दुनिया का कोई खित्ता क्राइम से पाक है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एक खास रेशो होती है जिसके अंदर अवाम को प्रोटेक्ट किया जाता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें जो आ रहा है ना वो इस वक्त ये है कि जो वो प्रोटेक्शन थी जो गवर्नमेंट साइड से रियासत जिस चीज को प्रोटेक्ट करती थी, वो प्रोटेक्शन लेयर जो है ना वो अब नहीं है। जब वो नहीं होगी और अवाम को कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा, उल्टा उनकी जेब के ऊपर डाका पड़ रहा होगा, उनके लिए जिंदगी मुश्किल हो रही होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? एक वक्त आएगा कि एक आम आदमी उठ खड़ा होगा, हट जाएंगे लोग, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बच रहा ना। तो उसके लिए जरूरी है कि कम से कम ठीक है यार, मैं और आजम साहब आपस में तय कर लेते हैं, हम चुप कर जाएंगे कि यार चलो वॉशिंग मशीन चल भी रही है तो खैर है यार, चलो चलने दो, कुछ थोड़ा सिस्टम चलने दो, ये सारी बातों पे हम एग्री कर जाएंगे। लेकिन यार खुदा का वास्ता है, खुदारा उन लोगों को जो लोग जेन्युइन आप करप्शन में इन्वॉल्व हैं, वो लोग जिन्होंने इस मुल्क में इंतहा की है, कम से कम उनको तो आप कुछ चंद लोगों को ही पकड़ के मिसाल बना दें, कोई डर तो पैदा हो, कोई सिस्टम तो चले। पहले ये निजाम नहीं था, पहले ये था कि पहले एक तो आपको डर था और दूसरा ये है कि इस सतह की करप्शन नहीं होती। अब यहाँ पे तो हजारों लाखों की तो बात ही नहीं रही, अब तो अरबों और खरबों की बात होती है। आप ये देख लें, ये फिगर आप मिलियन में भी 1000, 3000, 4000 मिलियन, 14, 14.5 अरब रुपए, मतलब आप सोचिए ना एक आदमी के लिए, मुझे तो आप यहाँ लाके अरब रुपया यहाँ के 100, 250, 500 हजार के नोट डाल दें तो मैं और आप तो यहाँ गिनने में लगे रहेंगे, कई प्रोग्राम गुजर जाएंगे। तो ये तो बड़ा अजीब मसला है। इस जो एक जैसे कहते हैं ना कि जो बिल्कुल शुतरे बेमुहार वाला काम हो जाता है,
उसको तो कम से कम रोके। अब जो Control. तहरीके इंसाफ जिसने असल में लोगों ने तहरीके इंसाफ को क्यों पसंद किया, इसी इसलिए बयानिए कि की वजह से करप्शन किया। का बयानिया था। एंटी जी, करप्शन exactly, बयानिया था उनका। हमने मुल्क की वो लूटी करप्शन का हुई दौलत वापस बयानिया जो लेकर आ है रही है। उसने ₹1 डिलीवर नहीं किया। Yes. अब जब वो डिलीवर नहीं करेगा, आने वाले वक्त में माशी हालात किस नहज को पहुंच गए। आपने आपस में जनाब एक दूसरे के खिलाफ जो है वो सिर्फ वो जुगतबाजी का या वो इल्जाम तराशी का और एक दूसरे के ऊपर गुफ्तगू का बाजार गर्म किया होता है। 3 साढ़े 3 साल एक हुक्मरान गुजारता है। मजे की बात क्या, मैं ये पहले भी रोता हूं, 4 साल एक प्राइम मिनिस्टर गुजारता है। जब हमारा उससे टाइम आता है कि हम आखिरी साल उससे पूछें कि मियां ये 4 साल तुमने किया क्या, जब हम उसके लिए उसको साइड पे कर दिया, एक नया आ जाता है। वो नया आने वाले को पूछो, वो कहता है जी वो करके गया, उसको पूछो, वो कहता है जी मुझे तो उतार दिया गया। अब ये एक नया, अब देखिए 2-3 हुकूमतों में अच्छा, क्या हुआ ये वाली जो अच्छा। करप्शन है ना, फराग ये क्या करप्शन सिस्टम है? ये जब थोड़ा सा इस पर तहकीकात आगे बढ़ेगी तो चीफ मिनिस्टर थे उस्मान बुज़दार। वो भी शामिल है। अब मसला ये है कि वो वॉशिंग मशीन में से गुजर चुके हैं, वहां पे जाके ब्रेक लग जाएगी। अब उससे आगे क्या अच्छा। करेंगे? ठीक है, ये सिलसिला खत्म करना और चलो पड़ेगा। चॉइस अच्छा, ऑफ मैं फर्ज यहाँ करें, पे एक लिंक मिसिंग है उसको साइड पे कर दे। चलो वो कहते हैं ना जैसे निशात बैड साहब- सेक्टर होता है ना, उसको कंप्यूटर के अंदर वो सेक्टर बंद कर देते हैं, वो कर दें, लेकिन आगे तो चलें। दुबई की एक एग्जांपल कोड करूंगा। दुबई कुछ भी नहीं था वहां पे, गरीब मुल्क था। बिल्कुल। तेल जब निकला फिर जाके वहां पे यूएई में थोड़ा बहुत उनके पास है ना वसाइल उनके पैदा हुए। उन्होंने उसके बाद क्या किया, उन्हें पता था कि हमारे पास बड़ा महदूद वसाइल है, तेल भी नहीं है। उन्होंने पूरी दुनिया को आवाज दी कि आए ब्लैक मनी यहाँ पे लेके आए। तो लोग पूरी वहाँ पर आए। दुनिया के लोग वहां ब्लैक मनी लेके गए। आज दुबई पूरी दुनिया में एक मुनफरद मकाम रखता है। भाई या तो तय कर लें कि अच्छा, आपने मेरी अर्ज सुन जी, ले, मैं या तो आपसे तय सवाल कर पूछना लें, चाह रही हूँ। या तो तय कर लें ये स्टेट लेवल पे कि हमने करप्शन को बिल्कुल माफ कर दिया, हमने किसी से नहीं पूछना। भाई फिर उन्हें कहें कि चाहे वो व्हाइट है ब्लैक है, Black है, आप पाकिस्तान में लेकर ले आए। आए। जैसा मैं और आपको- मुल्क तो लेकिन चले। आप जो कह रहे हैं ना दुबई का, दुबई में टैक्स हेवन बनाई जाए या ये जरा आंखें बंद करके जरा, लेकिन वहां के अपने लॉज अपने लोगों के लिए इंटैक्ट रहते हैं। हाँ। ठीक। वहाँ लेकिन- करप्शन जो उनकी अपने अच्छा, मुझे internal अब आप corruption ऐसे दोनों नहीं से होती जिस मुझे तरह अब की यहाँ आप corruption दोनों हो से रही है। एक मुश्तरका सवाल पूछना है। पहले आजम साहब आप मुझे बताइएगा, जिस तरह हम मेंशन कर रहे हैं, हमने देखा पीपल्स पार्टी के टेन्योर में भी ऐसे कुछ वाकया सामने आए जिसमें इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर्स जो थे वो अचानक से पता नहीं कैसे चले जाते थे दुनिया से। वो भी बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा। लेकिन जो मरकजी मुलजिम होता था वो बाजियाब होकर पाकिस्तान से बाहर निकल जाता था और पाकिस्तान के नामवर मशहूर जो कानून दान हैं उनके केसेस भी लड़ते हुए नजर आए। यहाँ भी सिनेरियो हमें यही नजर आ रहा है। यहाँ पर रियासत किस किस्म का स्टेप ले सकती है, अदलिया का क्या किरदार हो सकता है, यहाँ पे अदलिया का क्या स्टेप होना चाहिए? देखें, सबसे जो आपने बात की ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और ये बड़ी खतरनाक भी है। जल्दी से ये conclude कीजिएगा। हमारी हिस्ट्री यही बता रही है कि जितने उसमें गवाह थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी के केस है चाहे मुस्लिम लीग नून के केस हैं, उनके गवाह भी मारे गए, उनके तफ्तीशी अफसर भी मारे गए और बड़े पुरसरार तरीके से लोग मरे हैं। और आप खुदा न खासा ये जो अब चल रहा है, अल्लाह ना करे कि इन केसेस में भी ऐसे ही खुदा न खासा आगे हो, लेकिन आपने उन तमाम लोगों को मार के उसके बाद असल हासिल वसूल किया है। असल वसूल यह है कि करप्शन माफ। ठीक है, जब Corruption करप्शन का माफी की chapter बात की close। जा रही है तो फिर यहाँ पर मेरे एंड ख्याल- रिजल्ट यही है। बिल्कुल, यहाँ पे फिर रिजल्ट यही निकलता है कि अदलिया को और स्टेट को इस वक्त मिलकर आइन और कानून की बालादस्ती को मलहूज खातिर रखते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ इकदाम लेना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। ये वक्त की जरूरत है। यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद मजीद इस चीज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। वेलकम बैक। मैं आसिन आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अब कुछ बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, जहां पर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र किया कि किस तरह से उनके इर्द गिर्द वो लोग मौजूद थे जो अपने अपने लिए फ़ायदा उठाते रहे हैं। तो यहाँ पर नवाज शरीफ भी अकेले नज़र नहीं आते हैं। उनके कुछ दरबारी ऐसे हैं जो उनको इतने गलत मशवरे दे डालते हैं कि फिर बाद में सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते हैं। जैसे जलसे को देख ले मीनारे पाकिस्तान के, फिर उसके बाद जैसे उन्होंने एक पोल करवाया वोटिंग का, वहाँ वो कारनामा सामने आ जाता है। फिर बात यहाँ नहीं रुकती है, गवर्नर हाउस पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर एक इजलास बुला लेते हैं। यानी कि ये जो ख्यालात पेश किए जा रहे थे कि हमें क्लीन चिट मिल चुकी हुई है और जिस तरह से उन्हें प्रोटोकॉल्स दिए जा रहे थे और फिर जिस तरह से उन्हें सल्यूट किए जा रहे थे, ये बात इस बात की निशानदेही करते हुए नजर आते थे कि फ़र्द वाहिद के लिए शायद सिस्टम को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है, या शायद हमारी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये चेंजिंग्स लाने की वजह ही यही है कि ये बताया जा रहा है कि इस वक्त उनके लिए नरम गोशा रखा जा रहा है। ये किस हैसियत से इजलास बुलाया गया और वहाँ पर फिर गवर्नर पंजाब बुलीगुर रहमान भी शामिल रहे उस इजलास में, ये बात सरप्राइजिंगली सामने आती है। फिर राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जी सानेहा 9 मई में जो लोग इन मुलव्विस थे उनके अलावा हम दीगर पीटीआई के लोगों से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं।
राणा साहब, आपकी इस बात से तो ये लगता है कि आप मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि फिर दोबारा से हमने देखा कि एक्टिव कर दिया जाता है पंजाब की पुलिस को, और इसी के साथ साथ दीगर के जितने भी लोग हैं वो बेचारे तो भागते फिर रहे हैं, या तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ के चला जा रहा है, और जो बाकी के बच जाते हैं उन्हें आप कॉर्नर मीटिंग तक करने नहीं देते हैं। एक जलसा तो दूर की बात है, तो फिर किस तरह के मुज़ाकरात किए जाएंगे? निशात साहब, वैसे नवाज शरीफ साहब के हवाले से आपसे मुझे पूछना पड़ेगा कि ये क्या चल रहा है सिस्टम में? भाई, आप सरकारी चीज़ों के इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, ठीक है, आप अपनी जमात के कायद हैं, आप बहुत खूबसूरत, बहुत पॉपुलर भी होंगे, लेकिन आपको किसने कहा आप जाके गवर्नर हाउस में किस हैसियत से इजलास बुला रहे हैं? मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ। पहले तो ये है कि गुज़िश्ता जो हमारा सेगमेंट था उसके अंदर आपने कहा मैं आपसे मुश्तरका सवाल पूछ रही हूँ, चौधरी साहब का जवाब देके मेरे 2 सेंट्स लिए ही नहीं। जी जी, प्लीज। मेरे गरीबों के पास 2 सेंट होंगे ना, गरीब आदमी के पास। ये देखें, ये आपके एतराज़ात। अब आपने एक बड़ी मजे की बात अभी की है कि राणा सनाउल्लाह ये कहते हैं कि 9 मई के अलावा मुज़ाकरात करेंगे। ऐसा लगता है कि आपने मुज़ाकरात करने नहीं, यानी कि आप तहरीक इंसाफ को 9 मई में इन्वॉल्व कर रही हैं। मैं नहीं कर रही भाई। नहीं, आपकी बात से मुझे ऐसा फील आई कि आप कह रही हैं कि पीटीआई पूरी देखिए, मेरा काम है बात सवाल पूछते निशात साहब आप लोगों से। नहीं, पीटीआई पूरी तो यकीनन नहीं होगी, और उनका एक स्टांस है 9 मई के हवाले से। शायद मेरे और आपके जज्बात भी 9 मई की हद तक तो हम किसी इस चीज़ की फेवर नहीं कर सकते कि ये इस तरह की हरकत कोई भी करे, हम उसको चूंकि फेवर नहीं करते इसलिए हम समझते नहीं है कि उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। वो शायद सियासी जमातों का मौक़िफ़ है। अब आ जाए ज़रा आप अपने इसकी तरफ। पहले तो मुझे ये बताएं कि किसने कहा वहाँ पे कोई इजलास हुआ है? वही पार्टी की बकायदा वहाँ पे लोग मौजूद रहे हैं, पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, जिसमें अब्दुल रहमान कांजू साहब थे, परवेज रशीद भी शरीक हुए हैं, जनूबी पंजाब के सियासी मामलात जो है उन पे ज़ेर गौर किया गया, वहाँ पे डिस्कशन रही है। खबरें जो आप मुझे सुना रही हैं ये ज़राए से चली हैं, मैंने इनको थॉरली देखा भी और इनको मैं देखता भी रहा, और फिर मैंने अपने तौर पे इनको चेक भी किया। शुक्र आपने ये नहीं कहा कि मैं भी वहाँ पे ऑफिशियली नहीं, मैं मौजूद नहीं था। ऑफिशियली जो बात आई, प्रेस रिलीज जो उनकी तरफ से आई, नून लीग का ये दावा था कि जी वो जो है ना वो ताज़ियत के लिए गए थे गवर्नर साहब से। गवर्नर साहब चूँकि नून लीग से बिलोंग करते हैं, उनके आपको पता है साबिक मिनिस्टर भी रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब उनके खासे करीबी ताल्लुकात हैं। ये तो उनकी ऑफिशियल प्रेस रिलीज थी। अब जो खबरें लगी हैं, जो ज़राए के हवाले से कहा गया है कि जनूबी पंजाब पे डिस्कशन हुई है, पहली बात तो यह है कि मैंने उसको चेक किया, गवर्नर हाउस में भी मैंने चेक किया। अच्छा। पहली बात यह है कि वहाँ कोई किसी किस्म की कोई कॉर्नर मीटिंग नहीं थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा क़यादत भी मौजूद नहीं थी कि आप ये कहें कि वहाँ ये हो सकता है, ये मुमकिन है कि बलीगुर रहमान साहब से उनकी इनपुट ज़रूर ली गई हो, क्योंकि मरियम नवाज़ जब वहाँ मौजूद थी, चूँकि वो चीफ ऑर्गेनाइज़र है इस वक्त पार्टी की, और पार्टी की टिकट्स भी 1 नवंबर से उनकी दरख्वास्तें ले ली गई हैं। और यार हम सबको पता है कि हर हल्के के हिसाब से वर्किंग पहले से है। ये तो शाहजनाजर शायद कोई 1-8% कहीं पे अगर कोई तब्दीली आए तो आए, वरना तो वही लोग जो होते हैं उन्होंने टिकट लेने हैं, कोई 2-4 के साथ रगड़ा लगेगा, किसी को 2-4 फेवर में आ जाएंगे, इसके अलावा और क्या मामला। बाकी सारे वो लोग पुराने ही हैं जो हैं वहाँ पे नून लीग के कैंडिडेट्स होंगे। हो सकता है ये शायद हुआ भी होगा कि उन्होंने बलीगुर रहमान साहब से उनकी इनपुट ली होगी उन टिकटों के बारे में जो मरियम नवाज साहब ने प्रेजेंट की होंगी साहिबा ने, कि भाई ये लोग यहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है? अफसोस करने के लिए जाएं और वहाँ पे जाके ये डिस्कशंस भी शुरू कर लें। हो सकता है। हम तो आपने तो यहाँ ठट्ठे लगाते हैं, हमने देखा कि जाते हैं वो कुलों के ऊपर है और थोड़ा साइड पे होकर तो लोग गप्पे लगा रहे हैं। मकसद ये नहीं है। देखिए मकसद क्या है? मकसद ये है, मेरी जो बात करने का मकसद था, मैं इसी से इनकार नहीं कर रहा कि वहाँ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी। मुझे लोगों ने कहा कि काफ़ी देर उन्होंने काफ़ी वक्त वहाँ गुजारा है। कुछ लोग 3 घंटे कहते हैं, कुछ कहते हैं 1.5 से पौने 2 घंटे थे। 2-3 मेरे सोर्सेज ने डिफरेंट तरह की बात की है। एक बड़ी अहम बात वहाँ ये थी कि जो गवर्नर हाउस का अपना स्टाफ था उसको भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। और दूसरी जो अहम बात हुई थी उसके अंदर वो ये थी कि गवर्नर हाउस को भी प्रेस रिलीज जारी करने की इजाज़त नहीं मिली, ये नून लीग के अपने मीडिया सेल ने की थी। तो ये बातें मौजूद हैं, ये बात ठीक है, दुरुस्त है। जो आप कह रहे हैं ना कि वो कॉर्नर मीटिंग थी या वहाँ पे जलसा हो रहा था या वहाँ पे गवर्नर हाउस को इस्तेमाल किया गया या सरकारी वो जगह इस्तेमाल की, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि उनके पास कोई सेक्रेटेरिएट नहीं है या वो सड़क पे बैठे हुए थे, उनके पास कोई जगह नहीं थी बंदे बुलाने के लिए, तो उन्होंने कहा चलो गवर्नर हाउस बुला लेने हैं। ये ऐसी बात नहीं है। हाँ, इस हद तक ज़रूर हुआ हो सकता है। मैंने उसको कंफर्म करने के वो बड़े टाइट लिप्ड हैं, पता नहीं क्यों टाइट लिप्ड हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर बात हुई है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर फर्ज करें मैं चौधरी साहब से मिलने आया हूँ या चौधरी साहब के पास आता हूँ, हम आपस में गुफ्तो शनीद करते हैं, किसी चीज़ पे मशवरा कर सकते हैं, इसमें कोई मुजायका नहीं है। लेकिन ये जिस तरह से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है वो भी कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसको क्यों हम ऐसे उछालने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे पास आ गया है
बहुत ही मासूम है हमारे नौशाद कसरे साहब। नफ्सी से काम ले रहे जी हैं। एग्जैक्टली, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए कितने मजे की बात है ना कि उस दिन कोर्ट रूम इतनी बिजी थी जिस दिन नवाज शरीफ आ रहे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं है जी, हम बायोमेट्रिक करवाने के लिए एयरपोर्ट पे भेज देंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है, इसमें कौन सी बात है। सीसीपीओ ने कहा मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। हमने देखा है अदालत इधर लगनी थी तो कॉम्प्लेक्स में लग जाती थी, ये तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए नहीं, हम देख रहे हैं ना। अब हमें बोलने दीजिए, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? ये जमहूरियत है आप सिंगल, आप ये कहें कि ये इधर ये हो रहा था, इधर ये हो रहा था, जनाब, मैं दोनों तरफ को डिस्कस कर रही हूं। आप बताइए यहाँ पे सिस्टम क्या कहता है? ना तो वो मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान है, ना हम लोग किसी पार्टी की तर्जुमानी मैं तो पूछ रही हूँ जनाब, मेरा काम है सवाल पूछना। कि जो गलत करेगा वो गलत है, जो ठीक करेगा वो ठीक है। बस सिंपल सी बात है। नवाज शरीफ को जिस हैसियत में वहां पे प्रोटोकॉल दिया गया, जो वहां पे इजलास किया गया, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जो इस्लामाबाद लेकिन ये क्यों किया गया? ये डेलिबरेटली किया गया। ये अवाम को पैगाम दिया गया कि चीजें हमारे, ये निज़ाम हमारे कंट्रोल में है। अब इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन में ये वाले मैसेज जो है ना, ये बड़े स्ट्रॉन्ग मैसेज होते हैं। लोगों को पहले से पता चलता है, अच्छा जी गवर्नर हाउस, सरकारी निज़ाम, ये हर चीज़ इनके कंट्रोल में। देखिए ये सियासत बड़ा मैटर करती है। अभी आपको कल की एक बात बताता हूँ। गुजरांवाला के एक MP हैं अमानुल्लाह बड़ाइच, उनके साहबजादे हैं उमर फारूक बड़ाइच, उनको DC लगा दिया गया है वजीराबाद का। अच्छा, गुजरांवाला के डोमिसाइल होल्डर हैं, वजीराबाद का DC लगाया गया है, और लगवाने वाले अपने ही उनके दोस्त हैं। और वहां से ताउला तारड़ साहब MNA का, उनके छोटे भाई बिलाल तारड़ साहब वो MPA का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी में सही चीजें लगा ली है। याद होगा इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर लिखा था निगरान हुकूमत को कि आप पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोगों को ना कैबिनेट में लेंगे, ना आप उनकी ब्यूरोक्रेट्स को तैनात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ये तमाम इंतखाबात से पहले ये सारी चीजें वो प्लान के साथ की जा रही हैं। अब वहां पे जो इजलास हुआ है उसमें जनूबी पंजाब के और लोग भी मौजूद थे गवर्नर हाउस के अंदर। जो तस्वीर और वीडियो क्लिप हमारे सामने आए हैं वो उनमें हर चीज क्लियर हो रही है, उसमें कुछ चीज छुपाई नहीं जा सकती। उसमें कांजू साहब भी बैठे हैं, उसमें राणा सनाउल्लाह साहब बैठे हैं, तारड़ साहब बैठे हैं, मरियम साहब बैठी हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जितने नाम लिए ये सारे जनूबी पंजाब। ठीक है, ये उसमें कांजू साहब वहां बैठे थे, बलीगुर रहमान साहब बैठे थे, बलीगुर रहमान साहब बैठे थे, और बात जितने लोग हैं वो सारे के सारे वहीं के। बात ये है कि वहां से नहीं ना, वहां पे देखना, फिर यही तो मैं कहता हूं कि आपका, मैं तो इस चीज पे हैरान होता हूं। देखे ना, अगर फर्ज करें कि वो इजलास कोई खुफिया इजलास था, नवाज शरीफ वापस आए थे ना, और जिस इजलास था तो वो मैं बहुत हैरान हुई थी उस दिन। हजूर, मैं तो पहले अर्ज कर रहा हूँ कि ये मैसेजिंग की जाती है पॉलिटिकल पार्टी से, तो मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो अगर मैसेजिंग की जाती तो फिर वो कामयाब हो गए। इसको प्री पोल लोगों को जैसे बायोमेट्रिक करवाएगी, मैं भी हैरान हूं। अगर बात सुने, इसको उनके हिसाब से तो वो सजा याफ्ता है ही नहीं। इसको प्री पोल, बात तो सुन लेना, इसको प्री पोल रिगिंग कहा जाता है। अब इलेक्शन कमीशन का काम है इन चीजों पे नजर रखना। इलेक्शन कमीशन का काम है ये जो सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल है या ये जो पोस्टिंग ट्रांसफर है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। तो अगर निगरान हुकूमत कहीं पे गलत कर रही है, क्योंकि इंतखाबात की तारीख दे चुका है इलेक्शन कमीशन, अब ना तो सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है, और ना किसी की पोस्टिंग की जा सकती है। आप इस तरह किसी की पोस्टिंग ट्रांसफर कर सकते हैं। सदर मुमलकत अगर अपनी प्रेस वो लेटर के अंदर PTI का जिक्र करते हैं तो हम फौरन एतराज लगा देते हैं कि सदर मुमलकत ने उस सारे अपने लेटर को जो है ना वो मुतनाज़े कर दिया है। और यहाँ पे तो नफ्से नफीस गवर्नर हाउस के अंदर एक इजलास किया गया, तो क्या नहीं मुतनाज़े हो रहा है? देखें ये हर चीज इस वक्त एक परसेप्शन नहीं है, परसेप्शन नहीं है, ये वो हकायक है जो नजर आ रहे हैं। की नजर है ना कि आपने उसका इजलास कंसीडर कर लिया है, फिर आपने कांजू साहब और उनकी मौजूदगी में 6 और लोग हैं। अब रेशो को देखें कि 2 बंदे बैठे हैं, एक गवर्नर है, एक कांजू है। खैर गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं हम आपको गिरफ्तारियां नून लीग तो नहीं कर रही ना, नून लीग तो नहीं कर रही। आप कैसे मुज़ाकरात करेंगे? आप नून लीग मुज़ाकरात का क्या ताल्लुक है उसके साथ? यहाँ पंजाब में नून की हुकूमत है, नहीं बताए ना, नून लीग की हुकूमत है। ये निगरान सेटअप में बैठे, तो निगरान सेटअप की बात करें ना, आप ये कहें कि निगरान सेटअप जो गिरफ्तारियां कर रहा है तो समझ में आएगी। आप ये कैसे कह सकती हैं? पीपल्स पार्टी भी कह रही है, पीपल्स पार्टी भी एतराज कर रही है कि पीपल्स पार्टी कहे आप आपका, मैं तो आपको सिर्फ वो तो हम पीछे एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं ना कि एक बंदा बैठा हो, नहीं एक जुनूबी, सर ये को बात है, एक जुनूबी पंजाब का बंदा बैठ जाए बीच में, इसलिए जनाब के वो बैठा हुआ था, अब ये जनाब इजलास हो गया। अच्छा मैं आपकी बात में इंटरप्ट नहीं ना करता, मेरी भी सुन लो, ये भी तो सोचे ना। आप अपने टर्न पे जरूर बोल लें, लेकिन मेरी भी तो सुन
सुन ले। सर मैं आप ही की बात के ऊपर बात कर रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ को गाड़ी में पेट्रोल डलवा दिया सरकारी, क्या वहां से कोई कुर्सी उठा के ले आया? यार मैं तो गाड़ियों में सरकारी पेट्रोल चल भाई, रहा है। आप ये कितना देखिए- लंबा चौड़ा यहाँ पे प्रोटोकॉल मुझे है। गुफ्तगू आप ये ब्रेक दावा लेनी कर रहे हैं कि है। गवर्नर मुझे ब्रेक हाउस लेनी है जनाब, के मुझे उससे पेट्रोल डला। मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी यार, है, ये ब्रेक के देखिए, बाद हमें आते हैं तो मजीद हमें इसको प्रोग्राम का हमारे हिस्सा बनाते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे मुख्तसर सी ब्रेक। पाकिस्तान का पेट्रोल हमारे चल यहाँ रहा मसला है। वेलकम बैक नाज़रीन, आपका प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज शायर मशरक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का 146वां योम पैदाइश मनाया जा रहा है और इस दिन आज आम तातील भी रही और अफसोस से कहना पड़ता है कि लोगों ने इसको आम छुट्टी के दिन की तरह ही सेलिब्रेट किया। क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसकी सोच को आगे लेकर ये तमाम लोग बड़े थे? हमने इस मुल्क में हर किस्म का सिस्टम देखा। हमने यहाँ पे जमहूरियत भी देखी, मार्शल लॉ भी देखा, यहाँ पे धरनों की सियासत भी देखी और फिर यहाँ पर हमने ये भी देखा कि किस तरह से इदारों पे हमला किया जाता है, इस किस्म की सियासत भी देखी। हर किस्म का निज़ाम चला के देख लिया, मजहबी तहरीकें भी आई, सियासी तहरीकें भी आई, लेकिन उसके बावजूद क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था? क्या ये वही पाकिस्तान है? आज अगर बात की जाए, आज का दिन इंतहाई अजीब सा भी रहा, क्योंकि जब हमने परेड देखी, मैं घर में मौजूद थी, मैं बाकायदा टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर वो परेड देख रही थी जहाँ पर आज अल्लामा इकबाल के मज़ार के ऊपर हाज़िरी दी जा रही थी, तो वहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ स्मोक ही नज़र आ रही थी स्क्रीन के ऊपर। क्या ये वही शहर लाहौर है? इकबाल का ये वही शहर है जहाँ आज स्मोक का राज हमें नज़र आता है? और ये वही स्मोक है कि जिसकी मुतासिर आज मैं भी हूँ और कई लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं, अपने पैनल से बात करते हैं। आज़म साहब, अगर हम बात करते हैं अल्लामा इकबाल के हवाले से, फ़िक्र इकबाल या अल्लामा इकबाल की जो थॉट्स थी, क्या ये वही पाकिस्तान है जहाँ पर हमने देखा कि हमने IMF फ़िक्र से भी ले लिए, हमने बैरूनी प्रेशर्स को भी बर्दाश्त किया, यहाँ पर हमने हर किस्म की सिचुएशन देखी, मार्शल लॉ भी देखी, जमहूरियत भी देखी, हर किस्म की सिचुएशन से गुजरने के बाद क्या हम उस पाकिस्तान तक पहुँच सकें? देखें, दो कौमी नज़रिए का ख्वाब जो देखा गया था वो इसलिए था कि मुसलमान आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें और एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान हो जहाँ पर बड़े इज़्ज़त और वक़ार के साथ ये कौम अपनी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन अफसोस की बात है 75 साल गुजर गए हैं, ना हमने अल्लामा इकबाल की फ़िक्र के ऊपर गौर किया, ना हमने कायद आज़म के फरमुदात उनके मुताबिक इस मुल्क को चलाने की कोशिश की, ना हम यहाँ पे जमहूरियत को तरवीज दे सके, ना हम इस कौम को तरक्की की उस दौड़ में शामिल करते हैं। हमारे बाद कितने ममालिक हैं जो आज़ाद हुए और आज वो तरक्की की मनाजिल तय करते हुए हमसे कई गुना आगे पहुँच गए हैं, और हम कहाँ खड़े हैं? हम आज भी स्मोक से लड़ रहे हैं, हम आज भी $1 अरब के लिए IMF के सामने घुटने टेक रहे हैं। हमारी कौम आज भी रोटी के लिए, गैस के लिए, बिजली के लिए तड़प रही है। एक टाइम था कि दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी बीजिंग हुआ करता था चाइना का, लेकिन उन्होंने, चाइना वालों ने उस शहर के अंदर कुछ प्लांट्स ऐसे लगाए जो मैंने अपनी आंखों से देखे चंद माह पहले। उन प्लांट्स के अंदर वो तमाम जो पोल्यूशन है उस शहर का वो जज़ब होता है, और आज वो इतना नीट एंड क्लीन शहर है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस चंद माह पहले का शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ से आसमान तक देखें, तारे और चांद बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। यहाँ हमें करीब खड़ा हुआ बंदा नजर नहीं आता। पाकिस्तान में पिछले कई साल से लाहौर शहर में हम स्मोक से लड़ रहे हैं। हमें पता है कि ये वाले इन दिनों के अंदर यहाँ पे पोल्यूशन आना है, स्मोक आनी है, उसकी वजूहात हैं हमारी फैक्ट्रीज का धुआं, हमारी भट्टा जो ईंटें बनाने वाले भट्टे हैं उनका धुआं, हमारी जो फसलों के जो भूसा होता है, बाकियात, उसको जो जलाया जाता है उसका धुआं। ये 2-3 हफ्ते पहले की बात है। मोटरवे पे मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि दाएं बाएं धुआं ही धुआं है और वहाँ पे आग लगाई हुई थी लोगों ने। हमारी हुकूमतों को नजर नहीं आता कि ये जो कुछ हो रहा है हम कबलस वक्त इसको थोड़ा सा काबू पा लें। ये जो भट्टों से धुआं निकल रहा है, हम इन भट्टों का जो निज़ाम एक वजह किया गया उसके मुताबिक इनको ले आए। फैक्ट्रियों के अंदर जो धुआं खारिज, मुजरे से धुआं खारिज किया जा रहा है, उन फैक्ट्रियों को उस निज़ाम के अंदर लेके आए, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। ये 3-4 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो छोटे मोटे कारोबार हैं वो भी बंद हो जाते हैं। लॉकडाउन पे बात करते हैं, पहले अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान पे बात कर लेते हैं। नुशाद साहब, जैसे डिटेल तो बता दी आज़म चौधरी साहब ने, जिम्मेदार कौन है इस सिचुएशन का जनाब? हमने तो यहाँ पे हर किस्म का सिस्टम करके देख लिया, उसके बावजूद पाकिस्तान ठीक नहीं हो रहा, तो क्या ये इकबाल का वही पाकिस्तान है, ये कायद आज़म का वही पाकिस्तान है, और उसके जिम्मेदार कौन है? देखिए, अल्लामा इकबाल की फ़िक्र जो थी ना, वो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के लिए नहीं थी, वो इस खित्ते के लिए थी, इसीलिए उनको शायर मशरिक भी कहा जाता है। जी बिल्कुल।
और मैं तो वैसे तो आप उनको हाथा उनका कर ही नहीं सकते, उनकी सोच का, उनकी फ़िक्र का या उनकी शायरी का। आज जब ये बात हम कर रहे हैं तो मैं ऐसे बैठा सोच रहा था, तो मुझे तो उनका वो शेर बड़ा याद आता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। ये बड़ा आम सा शेर है ना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये सिर्फ एक ख्वाब है, हम ये नहीं पूरा कर सके जिसकी तरफ अभी आजम चौधरी साहब ने इशारा किया है। 70-75 साल गुजर गए, तो जनाब हमारे अंदर तो खुद ही नाम की चीज़ कोई नहीं है। जिम्मेदार हम तो IMF के तरलों पे हैं, हम कभी किधर देखते हैं, कभी किसी की तरफ देखते हैं, कभी हम सऊदी अरब भागते हैं, कभी कतर भागते हैं, कभी किधर भागते हैं, कभी किधर भागते हैं, कभी हम अफगान जंग का हिस्सा बन जाते हैं कि डॉलर आएंगे, कभी हम इसकी कोई पॉलिसी बना लेते हैं, कभी कोई पॉलिसी बना लेते हैं। वो अल्लामा इकबाल ने कहा था, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। जनाब खुद ही ना बेच और गरीबी में नाम पैदा कर। अब ये जो फराग गोगी जैसे लोग हैं, उन्होंने पता है इस शेर का, इसको कैसे ये हमारी लीड कैसे समझती है, वो समझती है मुस्लिम लीग नून जैसे पीपल्स पार्टी जैसे मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है। ये अल्लामा इकबाल कहते थे, ये उनका ख्वाब था। यहाँ चल रहा है मेरा तरीक गरीबी नहीं अमीरी है, खुद ही भी बेच और अमीरी में नाम पैदा कर। सो इन्होंने तो वो कसम खाई हुई है। अब हम जो अल्लामा इकबाल की ये वाली फिक्र है जो गरीबों से मुतल्लिक थी, हम जैसे गरीब उसके पीछे भागते रहते हैं, तो इन्होंने अपना मतलब निकाला हुआ है, अपने मतलब के पीछे भाग रहे हैं। शर्म के मारे वहाँ जाना नहीं चाहिए मज़ार इकबाल पे, हम किस मुंह से जा रहे हैं सबकी। तो ये जिम्मेदारों को पकड़ेगा कौन जनाब? जिम्मेदार कौन है? हाँ, जिम्मेदार कौन है ये बताइए ना जरा मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूँ। मैं और आप, क्या मतलब? सच्ची बात, ये बड़ी सिंपल सी बात है। आप मेरे साथ जितनी मर्जी बहस कर लें, इसका आखिर यही है कि इसका जिम्मेदार मैं और आप हैं, क्योंकि हम ना आवाज़ उठाने के काबिल हैं, ना हम अपने अतवार ठीक करने के काबिल हैं, ना हम वोट सही तरीके से देते हैं। हम बात करते हैं तो गलत करते हैं, तो वो सही जगह पे जाते ही नहीं जनाब। हम ये एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर डंडी मार जाते हैं, हम बात करते हैं तो उसके अंदर डंडी मार जाते हैं, हम तोलते हैं तो उसके अंदर पूरा नहीं तोलते। हम हर वो तरीका जो दुनिया के अंदर, जितना गलत काम का हर वो तरीका जो दुनिया में अपनाया गया, वो हमने ऑप्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब तो फिर हमारी यही हालत होनी थी। आज हमने इसी हाल को पहुंचना था। वक्त मुख्तसर है, कुछ स्मार्ट लॉकडाउन पे बात कर लेते हैं, जिसको मेंशन भी कर रहे थे। हमने देखा कि निगरान पंजाब हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने स्टेप लिया कि जी हम जुमेरात से लेकर संडे तक जो है वो एक आम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। तो आजम साहब, लाहौर शहर तो बहुत गंदा हो चुका और उससे मैं बीमार हो गई हूँ, अल्लाह ना करे मेरे पैनल में आप लोग भी बीमार हो जाए। ये बताइएगा कि हमने आम मजदूर को या दिहाड़ीदार तबके को क्या प्लान दिया कि भाई इतने दिन तुम अपने घर का चूल्हा कैसे चलाओगे या कैसे गुजर बसर करोगे? मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि हमने पूरे मुल्क की प्लानिंग नहीं की, तो आप एक आम आदमी की बात कर रही हैं। देखिए, ये जो दिहाड़ीदार जिसका आप जिक्र कर रही हैं, उस बेचारे का तो दारोमदार ही एक दिन की रोजी रोटी पे होता है, उसकी मशक्कत पे होता है। उसने शाम को जाना है, अपने बच्चों को रोटी खिलानी है। जब इस किस्म की सूरत हाल होती है, जब लॉकडाउन लगते हैं, आप ये कोविड के दिनों में देख लें, सबसे ज्यादा मुश्किल में वही तबका था। और आज भी देखें, उनके लिए हुकूमतें नहीं सोचती। हुकूमतें सिर्फ अपना जो है ना डंग टपाव काम है, उसको मद्देनजर रख के वो चला रहे हैं हुकूमतों को। उसमें उनको ये मद्देनजर नहीं है कि शहर का कारोबार जिंदगी बंद होगा, आम जो मजदूर तबका है उसके क्या हालात होंगे, या आम आदमी को क्या कौन सी मुश्किलात होंगी। उन्हें इस चीज़ से गर्ज नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि अगर गर्ज होती तो थोड़े से इकदाम कबल वक्त कर लिए जाते ताकि ये नौबत ही ना आती। ठीक, आपकी राय जानना चाहूँगी कि फोटो सेशन हम भरपूर तरीके से करवाते हैं, ठीक है, तो क्या हमारे निगरान वज़ीर आला जो हैं वो इस बात से नावाकिफ़ थे कि वो दिहाड़ीदार तबका जो है वो कैसे गुजर बसर करेगा इन स्मार्ट लॉकडाउन के दिनों में? वही वज़ीर आला का क्या काम है आम आदमी से? वो वज़ीर आला कभी आपके वज़ीर आला ने ये सड़क के ऊपर किसी रेडी वाले के साथ ज़िंदगी गुजारी हो, खड़ा हो, वो साइकिल पे उसने कभी कोई ज़िंदगी गुजारी हो तो उसको पता होना भाई लैंड क्रूजरों में बैठ के आप सारा रेड कारपेट करके कब्रिस्तान भी गए थे, मैं इतना जानती हूँ, हॉस्पिटल्स भी जाते हैं, वो हर जगह जाते हैं। उन्हें नहीं करना चाहिए था वो रेड कारपेट, उन्हें उठवा देना चाहिए था, नामुनासिब बात है। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम ही ये है, प्रॉब्लम यह है कि आपका हुक्मरान तबका या जागीरदारों में से है या सनतकारों में से है या एलीट में से है, जिसकी वजह से मेरे और आपके मसाइल उनका मसला नहीं है। भाई, ये जो बात अदालत रोती रही, अदालत कह कह के थक जाती है। आपकी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी बनी हुई है। 1948 में जब यूके में आया था ना, तो उन्होंने 4 साल बाद अपने मामलात को काबू किया, 10 साल बाद उन्होंने स्मोक खत्म कर दी। ये चीन की बात की है, 4-5 साल इंटरनेशनली इशू बना, उन्होंने शोर किया, उन्होंने 5-4 साल के अंदर ठीक कर ली। हमें साथ
8 साल हो गए ये भुगतते हुए। और ये जो अभी चौधरी साहब ने ओके। बात की है कि सिर्फ बातें जुबानी कलामी हम कही जा रहे हैं जी, हमारे यहाँ पे कोई नहीं फसलें जल रही, वो इंडिया से सारा धुआं आ रहा है, आप चले जाए, आज भी चले जाए, अभी चले जाए, मुझे आपको नजर क्लोजिंग की आएगा तरफ धुआं बढ़ना है। लगा। माजरत के साथ कथा कलामी की कोई काम माजरत करने का चाहती हूँ। तरीका ही रोल मॉडल्स हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि हम कितना काम करना चाहते हैं, और एक आम आदमी का ये आपसे सवाल है। प्रोग्राम यहीं पर खत्म हुआ चलता है। अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को, मेरे मौजूद पैनल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।